दिनांक 18 जनवरी वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का ये 9वां चैप्टर कार्बनिक यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग ये निम्नलिखित टॉपिक करेंगे। कार्बनिक यौगिक को बंध, कार्बन एक अद्वितीय तत्व, हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, महाअणु और बहुलक। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इससे पहले कि हम ये पहला टॉपिक शुरू करें। कार्बनिक यौगिक एक किस तरह का यौगिक है आइए समझ लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के यौगिक होते हैं जो पिछली कक्षा में आपने देखा है। एक होता है जैविक यौगिक और एक होता है अजैविक यौगिक। जैविक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो प्रायः सजीवों से प्राप्त होते हैं। सजीवों से प्राप्त होने के लिए जीवों से प्राप्त होने वाले यौगिक होते हैं ये, इसीलिए इन्हें जैविक यौगिक नाम दिया गया था। वहीं पर जो जीवों से प्राप्त नहीं होते, जो निर्जीव वस्तु हैं, जो सजीवों से प्राप्त नहीं होने वाले यौगिक हैं, वो अजैविक यौगिक कहलाते हैं। अजैविक यौगिक बहुत सीमित मात्रा में होते हैं और जैविक यौगिक की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। अजैविक यौगिक क्या होते हैं? जैसे कि जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, इस तरह की धातुएं हैं, या फिर कांच, मिट्टी, इन सब से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, इनको छोड़कर ज़्यादातर जो पदार्थ है वो जैविक यौगिक होते हैं। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो ईंधन हो, और इसके अलावा भी कई अन्य वस्तुएं हैं जो सब जैविक यौगिक हैं। और जैविक यौगिक की एक और विशेषता है कि जैविक यौगिक जो होंगे उसमें कार्बन होता है, कार्बन अवश्य होता है। जो भी जैविक यौगिक होगा उसमें कार्बन का होना तय है, यानी कार्बन होना निश्चित है। अब जैविक यौगिक इसलिए इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि करीब 200 वर्ष पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो जैविक यौगिक हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से सजीवों से ही प्राप्त होते हैं और इसीलिए इन्हें जैविक यौगिक कहा जाता था। परंतु प्रयोगशाला में अजैविक यौगिक से यूरिया जैसे जैविक यौगिक के निर्माण के पश्चात जैविक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक की नई पहचान प्राप्त हुई। मतलब जो अजैविक यौगिक हैं उनसे भी यूरिया जो कि एक जैविक पदार्थ है उसका निर्माण किया गया। तो इसलिए कार्बनिक यौगिक को एक नई पहचान हुई, क्योंकि यहाँ पे अजैविक पदार्थ से भी जैविक पदार्थ का निर्माण हो रहा था। जैविक पदार्थ यहाँ अजैविक पदार्थ से भी प्राप्त किया गया, जबकि पहले ये विचारधारा थी, ये सोच थी कि ये सिर्फ सजीवों से प्राप्त हो सकता है। तो इस कारण कार्बनिक यौगिकों को एक नई पहचान। जैविक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। तो जैविक यौगिक कहिए या कार्बनिक यौगिक कहिए, बात एक ही है। तो जैविक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन यह मुख्य घटक तत्व होता है, और इसीलिए इन जैविक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अजैविक हैं फिर भी उसमें कार्बन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बाइड के जो लवण है, कार्बोनेट के जो लवण है, बाइकार्बोनेट के जो लवण हैं, इसमें भी कार्बन होता है, लेकिन ये अजैविक यौगिक हैं। यानी कार्बन जैविक यौगिकों में भी हो सकता है और अजैविक जो यौगिक हैं उसमें भी हो सकता है। लेकिन कुछ अजैविक यौगिक में ही कार्बन मिलता है, सभी अजैविक यौगिकों में कार्बन नहीं होगा। लेकिन जितने भी जैविक यौगिक हैं उन सभी में कार्बन होना निश्चित है। कोई भी जैविक यौगिक ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कार्बन ना हो। तो इसलिए जैविक यौगिकों में कार्बन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए कार्बन के बारे में अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है जैविक यौगिकों को समझने के लिए कि कार्बन का क्या गुणधर्म होता है। कार्बन, अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में बंध।
पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आयनों के कारण जो निर्माण होता है यौगिक, आयनों के निर्माण के कारण जो यौगिक का निर्माण होता है। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन, इलेक्ट्रॉनों के लेन और देन से धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। उनमें आकर्षण बल का निर्माण होता है और उसके वजह से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वे आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वे पिछले चैप्टर में हमने चर्चा, पेज नंबर 98 में आप पिछले चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पर हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। तो शॉर्ट में यदि आपको बताऊं तो आयनिक यौगिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लेन और देन से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें धन आयन का निर्माण होता है, और कोई दूसरा परमाणु जब उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आयन का निर्माण होता है। इस धन आयन और ऋण आयन के बीच तीव्र आकर्षण बल बनता है, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण होता है। तो ये जो यौगिक है इसे आयनिक यौगिक कहते हैं, और उनके बीच जो आकर्षण बल होता है उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। अब जो कार्बन है वो ठीक इसका उल्टा होता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं, तो उन यौगिकों में आयनिक बंधों का अभाव होता है, आयनिक बंध नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि कार्बनिक यौगिक में रासायनिक बंध के कारण आयनों की निर्मित नहीं होती। आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन और देन नहीं होता, तो कार्बन के परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन या देन नहीं करते, और इसीलिए वहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण नहीं होता। इसलिए कार्बनिक यौगिक को आयनिक यौगिक नहीं कह सकते। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वे सहसंयोजकी यौगिक कहलाते हैं। उनके बीच में सहसंयोजकी बंध होता है। अब ये सहसंयोजकी बंध का मतलब क्या हुआ? सहसंयोजकी बंध का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यौगिक का निर्माण होता है। तो उसमें जो बंधन होता है परमाणुओं के बीच, उस बंधन को सहसंयोजकी बंध कहते हैं, और जो यौगिक का निर्माण होता है उसे सहसंयोजकी यौगिक कहते हैं। अब ये बंधन थोड़ा सा कमज़ोर होता है, आयनिक बंध की तुलना में सहसंयोजकी बंध कमज़ोर होता है। इसीलिए जो आयनिक यौगिक सहसंयोजकी यौगिक होते हैं उनका द्रवणांक और क्वथनांक भी आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। जितने भी गुणधर्म हैं आयनिक यौगिकों के, उसके विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं सहसंयोजकी यौगिक में। जैसे कि आयनिक यौगिकों में द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में द्रवणांक और क्वथनांक कम होते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि कार्बनिक यौगिक में जो अंतर पारमाणविक आकर्षण बल होता है वो क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए द्रवणांक और क्वथनांक भी कम होते हैं। जबकि आयनिक यौगिक में ठीक इसका उल्टा होता है, उसमें अंतर आणविक जो बल है वो तीव्र होता है, जिसके कारण उनका जो द्रवणांक और क्वथनांक है वह भी उच्च होता है। इसके अलावा जो आयनिक यौगिक थे हमने उसमें देखा कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें आयन होते हैं, आयनों में गति होती है, जिसके कारण वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि जो कार्बनिक यौगिक हैं जैसे ग्लूकोज और यूरिया जैसे कार्बनिक यौगिक हैं, इसमें विद्युत सुचालकता नहीं दिखाई देती। तो कार्बनिक यौगिक ये जो हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि इसमें आयनिक बंध नहीं होते और आयनों की निर्मित नहीं होती। जिस यौगिक में आयन का निर्माण होगा वो ही विद्युत धारा का संवहन कर सकते हैं, क्योंकि आयनों के गति के कारण ही विद्युत धारा का संचरण होता है। तो सहसंयोजकी यौगिक में आयन निर्मित नहीं होते, आयनों की गति नहीं होती, इसलिए सहसंयोजकी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो कभी कभी अंतर भी इस तरह से पूछा जाता है कि सहसंयोजकी यौगिक और आयनिक यौगिक में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि जो कार्बन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उसमें सहसंयोजकी बंध कैसे बनता है।
इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का मतलब होता है कि किसी परमाणु में जो कुल इलेक्ट्रॉन है उनका भिन्न भिन्न कक्षाओं में किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं। जैसे कि कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में शर्त यह है कि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ जाएंगे, बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरी कक्षा में। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 4 हो गया। संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कवच। संयोजकता कवच किसे कहते हैं? जो सबसे बाहरी कवच, जैसे यहाँ 2 कवच हैं, पहला और दूसरा, तो दूसरा कवच ये संयोजकता कवच है। तो संयोजकता कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। अब आधुनिक आवर्त सारणी यदि आप देखो तो ये कार्बन के सबसे निकट वाली राजवायु यानी जो निष्क्रिय गैसीय तत्व की जो धातुएं हैं 18वें समूह में, तो कौन कौन से धातुएं जो है कार्बन के नज़दीक हैं? अगर सिर्फ यहाँ पहले कवच की बात करें तो हीलियम, देखिए हीलियम में एक ही कवच है और वो भी पूरी तरह से भरी हुई है। तो हीलियम ये कार्बन के निकट वाला जो है राजवायु है। और दूसरा है नियॉन, जिसमें कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों कक्षा यहाँ पूरी तरह से भरी हुई हैं। तो ये हीलियम और नियॉन ये जो है कार्बन के सबसे निकट वाले राजवायु हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये जो कार्बन है ये इसमें सहसंयोजकी बंध क्यों बनता है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। देखिए परमाणु बंध तैयार करने के लिए क्या होता है कि कोई भी परमाणु जो उसके नज़दीक की जो राजवायु है उसके जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करने की कोशिश करता है। रासायनिक क्रिया करते समय हर एक परमाणु में यह प्रयास होता है, यह कोशिश होती है कि वह उसके नज़दीक वाले जो राजवायु हैं, जो निष्क्रिय गैसीय तत्व हैं जो निकट वाले, उसके जैसा वो बन जाए, उसके जैसा उसको संरूपण प्राप्त हो। तो ये कार्बन के निकट कौन है? हीलियम और नियॉन है। तो कार्बन या तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, या तो वो नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और यदि ग्रहण करे तो 2 और 8 हो जाएगा और वो नियॉन के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कार्बन के पास में, या तो वो अपने बाहरी कवच के चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग करके केवल एक ही कवच रह जाए और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हीलियम जैसा बन जाएगा, ऐसे ही, या फिर वो अंतिम कवच में 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले और वो नियॉन के जैसा 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण वाला तत्व बन जाएगा। तो ये 2 विकल्प हैं। तो देख लीजिए पहला विकल्प क्या है कि वो हीलियम के जैसा यदि बनना है तो अपने इलेक्ट्रॉन का अंतिम कवच के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता चला जाए। अब इसमें समस्या क्या होती है, देखिए कार्बन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जैसे ही ये कार्बन अपने बाहरी कवच का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते ही धन आवेश का निर्माण हो जाएगा कार्बन के ऊपर। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर धन आवेश का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। कोई भी यदि अपनी निगेटिविटी त्यागेगा तो उसमें पॉजिटिविटी ही आएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते समय इसको तकलीफ होगी, क्योंकि कार्बन के ऊपर धन आवेश आ गया है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। तो धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण बल होता है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग करते समय उसको बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी, बहुत अधिक परिश्रम यहाँ पर करना पड़ेगा। और जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा 2 धन आवेश आ जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो धन आवेश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना बहुत कठिन होता जाएगा। तो इसलिए ये मार्ग कार्बन नहीं अपनाता, क्योंकि ये कार्य कठिन है। दूसरा रास्ता क्या है कि ये
4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बना लें। 2 और 4 है अभी कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो नियॉन के जैसा 2 और 8 बन जाएगा। अब इसमें क्या समस्या है कि जैसे ही कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव कोई भी जब लेता है तो खुद वो भी नेगेटिव ही बन जाता है। तो कार्बन जैसे ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में इसको परेशानी होगी क्योंकि ये स्वयं भी ऋण आवेशित हो गया है कार्बन, और इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेशित है, और ऋण आवेश यानी कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ढकेलते हैं। तो कार्बन ऋण आवेशित हो गया है, इसलिए ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए कठिन होता जाता है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो ये कार्य भी कार्बन के लिए कठिन होता है। और इसके अलावा अगर वो बहुत मुश्किल से वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी C4- आवेश बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर 4- आवेश आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो 4 ऋणात्मक आयन उसके ऊपर लग जाएंगे। तो इस अवस्था को पाने के बाद में भी उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, क्योंकि राजवायु जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो कार्बन अगर किसी भी तरह से अत्यधिक ऊर्जा करके C4- यदि बना भी ले तो भी वह स्थायी नहीं होएगा, अस्थायी ही रहेगा। क्यों अस्थायी रहेगा? क्योंकि इसके केंद्रक में +6 है। यहाँ के प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन केंद्रक में वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है तब तक वो कोई भी जो परमाणु है वो स्थिर नहीं हो पाता, अस्थिर ही रहता है। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले कार्बन, तो भी इसके केंद्रक में जो धन आवेश है वो केवल 6 ही हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना इसके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिए तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि केंद्रक में 6 ही धन आवेशित प्रोटॉन है। तो 6 धन आवेशित प्रोटॉन ये 10 ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके नहीं रख सकते, तो इसलिए वो अस्थिर होगा। तो इसलिए ये जो कार्बन है ये दूसरा वाला मार्ग भी नहीं अपनाता, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी, और अगर वो ग्रहण कर भी लिया तो भी उसमें स्थिरता नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहेगा जिसमें उसको शांति ना हो, स्थिरता ना हो। तो यहाँ कार्बन बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करके, बहुत मेहनत करके यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन जैसी रचना बना भी ले तो भी उसमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। इसलिए जो कार्बन है वो ये दूसरा रास्ता भी नहीं अपनाता। तो अब इसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, तो ये अन्य किसी परमाणुओं के साथ जिनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे। अब इस सहसंयोजकी बंध क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि कोई वस्तु 8 रुपए की है और किसी व्यक्ति के पास केवल 4 ही रुपया है। अब उस व्यक्ति की मजबूरी है कि वो किसी से 4 रुपया ना तो ले सकता है ना तो दे सकता है, पैसे ना तो किसी को उससे ले सकता है ना दे सकता है, ऐसी स्थिति है। तो उसके पास एक रास्ता ये बचता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसको 4 रुपए की ज़रूरत है। तो यदि उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास केवल 4 रुपए हैं और उसको भी 8 रुपए की ही वस्तु खरीदनी है, दोनों के पास 4-4 रुपए हैं और दोनों को 8 रुपए की वस्तु खरीदनी है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने 4-4 रुपए को दोनों मिला लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, दोनों मिल करके 8 रुपए की वो वस्तु खरीद लेंगे। तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं सहसंयोजकी बंध का निर्माण। तो जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वह किसी ऐसे परमाणु को ढूंढेगा जिसको
जिसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तो वो दोनों परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कर देंगे। यानी कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु का हो गया, दूसरे परमाणु का 4 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का हो गया, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए हो गए। तो इस तरह से एक स्थिर अवस्था प्राप्त होती है और ऐसा जो यौगिक बनता है उसे सहसंयोजकी यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों के बीच जो बंध होता है उन्हें सहसंयोजकी बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी जब कार्बन करता है तो नियॉन के जैसा उसको संरूपण प्राप्त होता है। तो इस पद्धति में 2 परमाणु एक दूसरे के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कवच के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसकी साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अतिव्यापन हुए संयोजकता कवच में समाविष्ट होते हैं। यानी कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कवच के इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कवच में समाविष्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और प्रत्येक परमाणु को राजवायु का संरूपण प्राप्त होता है। किसी भी परमाणु पर यहाँ पर विद्युत आवेश का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है और ना तो कोई ले रहा है, और विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं क्योंकि कोई आवेश उन पर नहीं होता है। और इस सभी कारण परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करता है। स्थायित्व को प्राप्त क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो अपने निकटतम जो राजवायु है उसके जैसा संरूपण यहाँ पर बना लेते हैं। जो परमाणु जिन परमाणुओं में भी के बीच साझेदारी हो रही है वो परमाणु की साझेदारी करके अपने निकटतम राजवायु की तरह परमाणु संरूपण बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बना लेते हैं, इसलिए उसमें स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर आसानी से हो जाता है, इसलिए जो कार्बन है वह ये साझेदारी वाला ये मार्ग अपनाता है। 2 परमाणु में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो रासायनिक बंध बनता है उसे ही सहसंयोजकी बंध कहते हैं। ये सहसंयोजकी बंध की परिभाषा है। सहसंयोजकी बंध की आकृति स्पष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाएंगे तो और अधिक समझ में आएगा। इसको नीचे हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। इस पद्धति में क्या होता है कि परमाणु के संकेत के चारों ओर वृत्त बनाकर उसमें प्रत्येक संयोजकता इलेक्ट्रॉन डॉट से या क्रॉस से दर्शाते हैं। केवल संयोजकता इलेक्ट्रॉन, परमाणु की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो डॉट या क्रॉस से दर्शाते हैं। फिर एक परमाणु ने दूसरे परमाणु के साथ बनाए सहसंयोजकी बंध को दर्शाने के लिए दोनों परमाणुओं के संकेतों के चारों ओर वृत्त बनाकर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए दर्शाते हैं। ये अभी आगे देखेंगे तो ये अच्छी तरह समझेगा। साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी अर्थात एक सहसंयोजकी बंध, यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यदि का साझेदारी हो रहा है तो एक सहसंयोजकी बंध हो गया वो कहेगा। यदि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सहसंयोजकी बंध की संख्या 2 हो जाएगी। तो इस तरह सहसंयोजकी बंध की संख्या हम लोग डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब ये जो सहसंयोजकी बंध है छोटी रेखा के द्वारा भी इसे दर्शाया जाता है। और इसको रेखा संरचना, जब हम इसको रेखा से दर्शाते हैं बंध को तो इसको रेखा संरचना सूत्र भी कहते हैं। और यदि डॉट और क्रॉस से दर्शाते हैं तो वो डॉट क्रॉस संरचना हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हो जाती है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस के बारे में समझेंगे, कैसे हाइड्रोजन के परमाणु कैसे सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्लू डॉट से दिखाया गया है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के अनुसार एक कवच में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी जब तक इसके एक कवच में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यह अस्थिर होगा। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 है, इसे 1 और चाहिए क्योंकि पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास भी केवल 1 ही है, जबकि इसे 2 होना चाहिए, तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये देखिए किस तरह से आपस में जुड़ करके ये ब्लू और रेड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों साझेदारी हो गए। तो
तो अब ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि ये जो साझेदारी किए गए जो इलेक्ट्रॉन है अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के हो गए। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है, इसलिए इसे संरचना सूत्र कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से संरचना सूत्र हो जाएगा। ये डॉट संरचना इस तरह से दिखाएंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो डॉट है वो दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो डॉट संरचना इस तरह से, और ये अब संरचना सूत्र है। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला दिया है। तो यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पर इकहरा बंध बन रहा है, एक बंध हो रहा है, एक सहसंयोजकी बंध हो गया ये। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है और ये रेखा संरचना है। कितने बंध हैं? इकहरे, एक बंध है यहाँ, इकहरा बंध इसे कहते हैं, क्योंकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की यहाँ साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ इकहरा बंध ये कहलाएगा। वही सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। हाइड्रोजन में केवल एक ही कवच होता है, पहले कवच को के कवच कहते हैं। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि के कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हीलियम की तरह यदि संरूपण प्राप्त करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और H2 यौगिक बनता है। अब यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ पर एक सहसंयोजकी बंध का निर्माण हुआ, यानी कि इकहरा बंध यहाँ पर बना है। इसी प्रकार आइए ऑक्सीजन का भी हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ऑन, तो ये जो O है वो 8वें नंबर पे आता है, इसलिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है। तो 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा? पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कवच में आ गए, तो और जो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कवच में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा ऑक्सीजन का? 2 और 6। अब यहाँ पर बाहरी कवच में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसलिए देखिए ऑक्सीजन के इस एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 5 और ये 6। अब इसको स्थिर होने के लिए ये 2 और 6 है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, जबकि स्थिर होने के लिए 2 और 8 होना चाहिए। तो 6, यहाँ बाहरी कवच में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको स्थिरता होने के लिए 8 होना चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पर ऑक्सीजन को। 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 8 करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर कैसे साझेदारी हो रही है। ये एक ऑक्सीजन का अणु है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये दूसरा जो ऑक्सीजन अणु है ना, उसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है। यानी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इस पहले वाला जो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब इसका पहले वाले का भी है और दूसरे वाले का भी है, और दूसरे वाले का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे वाले का भी है और पहले वाले का भी है। तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी है। तो अब इलेक्ट्रॉन देखिए गिनेंगे तो 8 आ जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इसका 8, 6, 2, 8। तो क्योंकि अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए हैं, तो 2, 6 तो पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझेदारी कर ली है, तो इसका 8 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 2, 2, 4, 2, 6 पहले से ही थे, फिर इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई है, तो अब इसमें भी दोनों के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कवच में। तो इस तरह से O2 अणु बनता है, ऑक्सीजन का अणु बनता है, इसका परमाणु सूत्र है O2। अब इसे डॉट संरचना से कैसे दर्शाएंगे? हर एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाया, जैसे ऑक्सीजन है 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की 2 जोड़ियों की साझेदारी हो रही है, एक जोड़ी की साझेदारी, 2 जोड़ियों की साझेदारी। अब इसका संरचना सूत्र कैसे करेंगे?
ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, दूसरे जोड़ी को भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए दोहरा बंध हो गया। तो ऑक्सीजन के परमाणु में भी सहसंयोजकी बंध का निर्माण हो रहा है, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं में दोहरा बंध बन रहा है। ऐसे ही देखिए N3 N2 का जो है नाइट्रोजन का कैसे बनता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी यदि देखें तो हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़, यानी कितने नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 7 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखेंगे, पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 5, तीसरे इलेक्ट्रॉन यानी 2,5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो गया 2,5, यानी कि दूसरे कवच में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे कवच में होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ज़रूरत है। तो देखिए अभी सहसंयोजकी बंध का निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु में अंतिम कवच में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ दिखाया गया है, 1 2 और ये 1 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि 8 होना चाहिए टोटल। तो दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी करेगा। यहाँ दूसरा नाइट्रोजन है, इसमें भी 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला जो नाइट्रोजन है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की 3 जोड़ियों की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में तिहरा बंध बन रहा है। यानी कि सहसंयोजकी बंध है जो है वो 3 तरह के होते हैं, इकहरा बंध, दोहरा बंध और तिहरा बंध। हाइड्रोजन के बीच में हमने देखा इकहरा बंध बना, ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में दोहरा बंध का निर्माण हुआ और नाइट्रोजन के परमाणु के बीच में तिहरा बंध का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से मीथेन का भी हम लोग देख लेते हैं। मीथेन जिसका सूत्र है CH4, तो इसमें किस तरह से बनता है देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन में आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन की इसमें होता है, बाहरी कवच में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में पहली कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कवच में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे कवच में स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्या होगा, देखिए ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ किस तरह से साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखिए ये जो कार्बन है हर हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस हाइड्रोजन के साथ में कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ में भी कार्बन अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। इस तरह से चारों हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की अपने साझेदारी कर लेगा। तो कार्बन का भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को स्थिरता प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको डॉट संरचना कैसे दर्शाएंगे। ये देखिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो हर जगह एक हाइड्रोजन का 1 और कार्बन के 1 परमाणु की साझेदारी हो रही है। तो इस तरह से एक मीथेन CH4 की डॉट संरचना हो गई। और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को हम लोग एक सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये एक बंध, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो 4 बंध हो गए। तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र।
तो मीथेन अणु की रेखा संरचना और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, ये रेखा संरचना है और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है मीथेन अणु की। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद इसका आगे की जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए वो डिस्कस नहीं किया। ये थोड़ा सोचिए में भी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन परमाणु के संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 17 है तो पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कवच में 8, 2 और 8 10 हो गया। बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन है तीसरे कवच में होंगे, तो यहाँ संयोजकता कवच में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन का अणु सूत्र Cl2 है, तो क्लोरीन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना व रेखा संरचना की आकृति बनाइए। तो देखिए क्लोरीन का के कवच में, अंतिम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैसे ही क्लोरीन का आपको बनाना है, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। ऐसे दूसरा भी एक क्लोरीन का अणु लेना है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। अब तीसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कवच में, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, क्लोरीन का आपको बनाते समय आपको 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दर्शाना है, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन में दर्शाया गया था 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये डॉट संरचना, ये रेखीय संरचना। तो ऐसे Cl2 का में भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना और रेखा संरचना आपको बना करके दिखाना है, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर पानी का अणु सूत्र H2O, इसमें त्रिपरमाणुक अणु की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना व रेखा संरचना की आकृति बना करके दिखाना है H2O के लिए। ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए डॉट और हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्रॉस का उपयोग कीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की थी, वैसे H2O में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 हाइड्रोजन के अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। ये जो ऑक्सीजन है 1 हाइड्रोजन के 1 अणु से साझेदारी करेगा, 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। फिर दूसरी तरफ दूसरे हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करेगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना और रेखा संरचना आपको बनाना है। आप बनाइएगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप वो अपने प्रश्न को, जिज्ञासा को रख सकते हैं, उसे सॉल्व करूँगा मैं। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से दर्शाना और हाइड्रोजन का क्रॉस से दर्शाना है। फिर अमोनिया का अणु सूत्र NH3 है। अमोनिया के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना और रेखा संरचना आकृति बनाइए। तो यहाँ भी वही करना है। ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। जैसे यहाँ कार्बन ने हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ साझेदारी की थी, वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। और यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना और रेखीय संरचना, ऐसे ही संरचना NH3 के लिए भी आपको बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 है। इस आधार पर इसकी डॉट संरचना और रेखा संरचना बनाइए। तो यहाँ पर भी CO2 है, तो कार्बन देखिए ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। 1 ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 तो होते ही हैं, अंतिम कवच में 4 की और ज़रूरत होती है। तो ये 1 कार्बन जो है 1 ऑक्सीजन के साथ 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इस तरह से CO2 की भी डॉट संरचना और रेखा संरचना बनानी है। आप पहले खुद से प्रयास करिए, नहीं बन पाया तो मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये CO2 में C परमाणु प्रत्येक O परमाणु से किस बंध से जुड़े हैं? तो ये सहसंयोजकी बंध से जुड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। गंधक का अणु सूत्र S8 है। इसमें गंधक के 8 परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक वलय बनता है। तो S8 के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना
बनानी है S8 के लिए। देखिए जो गंधक है जिसे सल्फ़र कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अंतिम कवच में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका जो संरचना बनाते समय, डॉट संरचना बनाते समय 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक सल्फ़र में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको S8 की संरचना बनानी है, तो इसलिए मैंने टोटल यहाँ पर 8 सल्फ़र ले लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी, तो एक सल्फ़र यहाँ पर मिसिंग है, तो चेंज करना पड़ेगा डायग्राम। देखिए हमें S8 की संरचना बनानी है। मैंने 8 डॉट बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट मैंने बना लिए हैं, क्योंकि S8 की संरचना है। हर एक डॉट पे मैं S लिख दे रहा हूँ, हर एक डॉट के ऊपर मैं S लिख दे रहा हूँ, ये S लिख दिया। अब हमने देखा कि सल्फ़र का जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है वो 2, 8, 6 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी कि अंतिम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि स्थिर होने के लिए इससे 8 होना चाहिए, यानी हर एक सल्फ़र के परमाणुओं को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये हर एक सल्फ़र परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तभी हर एक सल्फ़र की संयोजकता कवच में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे और वो स्थिर संरूपण को प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए कुल 6 परमाणु हैं, तो ये हमने 1, 2, 3, 4 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने वाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बना देते हैं जो इसके साथ साझेदारी करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देगा जो इस सल्फ़र के साथ साझेदारी करेगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ पर ये दोनों सल्फ़र यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। ऐसे ही इस तरफ भी ये सल्फ़र में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे साझेदारी हो गई, तो देखिए यहाँ पर इस सल्फ़र ने, ये जो सल्फ़र है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर कर रहा है। तो अब इसके संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए इस सल्फ़र का यहाँ पर अष्टक पूरा हो रहा है। ऐसे ही सब के साथ में करना है आपको। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हर एक सल्फ़र यहाँ एक लेफ़्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, राइट साइड में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी, और इधर नीचे की तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी साझेदारी, यहाँ पर भी, इधर भी साझेदारी। तो इस तरह से आप देखिए कुल कितने हो गए, 8 सल्फ़र हो गए, S8 की रचना हो गई। हर एक सल्फ़र अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है अपने अगल बगल के 2 सल्फ़र के साथ में। तो इस तरह से S8 की यहाँ पर मैंने रेखीय संरचना बना दी है, जोड़ दिया है। यहाँ पर डॉट संरचना आप अपने मन से बना लीजिएगा, जैसे हम ऊपर चर्चा किए थे। तो इस तरह से S8 संरचना यहाँ पर बनेगी। इस चैप्टर का अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और सेपरेट भी आपको भेज दूंगा। तो आप उसका उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा, लिख करके शेयर करिएगा। कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बेझिझक निसंकोच कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा समाधान करूंगा। धन्यवाद।